स्टार्ट हो गया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? पोषण स्तर, है ना। पोषण स्तर पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशंस लेवल। तो पोषण स्तर जो होते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार। पोषण स्तर क्या है? तो पोषण स्तर का मतलब क्या होता है कि जो हमारे जितने भी पारितंत्र में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंध होते हैं, है ना। उनके बीच में कहीं ना एक दूसरे से क्या संबंध होते हैं, एक दूसरे से है ना, कनेक्ट होते हैं वो, क्योंकि अपने पोषण इधर अपने अपने भोजन के लिए ना, अपने अपने भोजन के लिए एक दूसरे से जुड़ रहते हैं, है ना। यहाँ पर भी मैंने कहा, देखो यहाँ पर देखो, ये पौधा है, यहाँ पर ये पौधा किससे, है ना, क्या है ये? बकरी, है ना, इससे संबंधित है। फिर ये, है ना, अब देखो, यानी बकरी को अपने भोजन के लिए किससे संबंधित होना पड़ रहा है? यहाँ पर एक छोटे से पौधे से, किससे? पौधे से, है ना। और इस पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य संबंध, एक दूसरे संबंधित है ना, यहाँ देखो, है ना। और ये जो पौधा है ना, इस पौधे पर कौन आश्रित है? बकरी। अब बकरी अपने भोजन के लिए इसको क्या, पौधे का भक्षण करना पड़ेगा। किसका भक्षण करना पड़ेगा, है ना। उसी प्रकार बकरी से, है ना, बकरी का भक्षण कौन कर रहा है यहाँ पर? शेर। यानी शेर जो है ना, शेर अपने, यानी शेर भी एक आश्रित, यानी दूसरे पर निर्भर रहने वाला परपोषी जीव, परजीवी जीवाणु है। कौन सा ये? परजीवी। तो ये भी क्या है, अपने भोजन के लिए किस पर आश्रित है? ये बकरी पर, है ना। उसी प्रकार भी इंसान, मानव, है ना, जो जिसे हम सर्वहारी कहते हैं, ये सभी का भक्षण कर लेते हैं, मालूम है ना ये। तो ये इन चीजों, इन किसका है? मानव। तो ये मानव भी क्या अपने पोषण के लिए कहने के दूसरे पर निर्भर है, तो एक दूसरे पर, है ना। तो ये सारे एक दूसरे पर जुड़े हैं, इसी को तो हम पोषण स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, है ना, कि प्रकृति में उपस्थित जितने भी परितंत्र होते हैं, है ना, प्रकृति में उपस्थित जितने भी परितंत्र होते हैं, वो परितंत्र में पाए जाने वाले प्रत्येक जीवाधारी, पारितंत्र में पाए जाने वाले प्रत्येक जीवधारी, है ना, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ क्या है ना, पोषण के आधार पर एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं, यानी जुड़े होते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या बोलते हैं इसको? खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन, है ना, फूड चेन, है ना। क्या बोला मैंने? प्रकृति में उपस्थित जितने भी पारितंत्र है, पारितंत्र में पाए जाने वाले जितने भी जीवधारी होते हैं, वो अपने भोजन के आधार पर क्या है, एक दूसरे जीवधारियों से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं, है ना। तो इसी श्रृंखला को क्या बोलते हैं हम, है ना, इस प्रकार की श्रृंखला को हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या बोलते हैं इसको? खाद्य श्रृंखला। ये बात समझ में इसमें? तो ये खाद्य श्रृंखला देखो, प्रत्येक यहाँ पर भी दिया है। हम देखो वन पारितंत्र में देखो, तो वन पारितंत्र में भी क्या है, एक सूर्य के, है ना, सूर्य का जो प्रकाश पौधे पर पड़ रहा है, तो पौधे अपने भोजन बनाने के लिए किस पर निर्भर है? सूर्य पर। आज समझ में? सूर्य पर निर्भर है। और फिर ये पौधा, फिर उसके बाद ये जो बकरी है, ये बकरी अपने पोषण के लिए किस पर निर्भर है? पौधे पर, है ना। और पौधे किस पर है? सूर्य पर। और यहाँ पर क्या, माँ और शेर पर क्या है? मानव। तो मानव तो सर्वहारी है, मानव सर्वहारी है, तो सभी पर निर्भर है। अपने भोजन के लिए तो सभी चीज़ों को भक्षण करते हैं, उपभोग करते रहते हैं उसमें। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि यानी परितंत्र के अंतर्गत प्रत्येक जो जितने भी उपभोक्ता होते हैं, वो अपने, यानी अपने पोषण के लिए, यानी अपने भोजन का उपभोग करने के लिए प्रत्येक जीवधारियों से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, है ना। तो वो एक प्रकार का क्या बनाते, एक प्रकार का श्रृंखला बनाते, एक प्रकार चेन बनाता ना। क्या है? प्रत्येक जीवधारी क्या अपने भोजन का उपभोग करने के लिए क्या है, वो परितंत्र में पाए जाने वाले जितने भी जीवधारियों के साथ क्या है ना, एक पोषण स्तर के रूप में क्या है, एक श्रृंखला बनाती है। क्या बनाती है? एक श्रृंखला बनाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला। ये जुड़े है ना। और इनका जो डायरेक्शन हमेशा एक ही दिशा में होता है। कैसे दिशा में होता है? एक ही दिशा में। देखो एक ही दिशा में कैसे? इस प्रकार से देखो, ये आर समझ में, ये एक ही दिशा में होता है ना, ये एक ही दिशा में। इंपॉर्टेंट बात है ना, मुझसे पूछा जाए कभी, है ना, खाद्य श्रृंखला में पोषण के स्तर किस प्रकार का होता है? तो क्या है? एक ही दिशा में, है ना। तो ये आना पता होना चाहिए, एक ही दिशा में होता है ये। अब देखो बाद में फिर ये मानो इनके ये सारी पोषण स्तर खत्म होने के बाद क्या होता है कि ये हमारे पास जो इनके मृत हो जाते हैं, इनके मृत हो जाने के बाद इनके सड़ गल जाते हैं, तो कुछ डिकम्पोजर यानी अपघटन होते हैं। वो क्या है, उनको उनके यानी जटिल कार्बनिक पदार्थों को क्या है, सूक्ष्म कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट करके, यानी अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। वो अकार्बनिक पदार्थ इन पौधों द्वारा वापस ले लिए जाते हैं, है ना। और फिर जाइलम ऊतकों के द्वारा इसको ले लिए जाते हैं। और फिर ये सूर्य का प्रकाश में क्या, फिर इससे वही श्रृंखलाएं चलते रहते हैं। ये क्रिया, ये श्रृंखला चलती रहती कि नहीं, है ना। ये शरीर, ये सभी मिल के मृत हो जाते हैं,
है ना। ये मृत होने के बाद ये क्या है, मृत होने के बाद सड़ गल जाते हैं ना ये सभी पत्तियां, पेड़ पौधे की पत्तियां देखा तुमने, पेड़ पौधे के पत्तियां हो जाते हैं, पत्तियां क्या होते हैं, है ना, जंगलों में देखा होगा वो सड़ जाते हैं, सड़ने के बाद क्या उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं, मालूम किसी को ये। तो ये इनके मृत हो जाने के बाद क्या है, हमारे पास जो जितने भी अपघटन होंगे, जितने भी डिकम्पोजर होंगे, यानी अपघटन कौन कौन से, है ना, कौन से, कवक यानी फंगस, और क्या है फंजाई, और एक को क्या सा बैक्टीरिया यानी जीवाणु, क्या है जीवाणु, एक जीवाणु और एक सूक्ष्म जीवाणु और है, इसका नाम है एक्टिनोमाइसीटीज। क्या है, एक्टिनोमाइसीटीज, एक्टिनोमाइस ये भी। तो ये क्या है, ये भी अपघटन करता है ना। तो ये इस मृत शरीर को क्या है सड़ा देते हैं, और सड़ाने के पश्चात क्या उसको जटिल कार्बनिक, इनके जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनमें पाए जटिल कार्बनिक यौगिक मतलब ऑर्गेनिक जितने कंपाउंड होंगे, यानी प्रोटीन वसा जितनी होंगे, इनको क्या है अकार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट करके क्या है मिट्टी पर क्या है ये मिट्टी में पहुंचा देते हैं, मिट्टी को क्या है उर्वरा शक्ति में बढ़ा देते हैं मिट्टी की। अब मिट्टी में यानी अकार्बनिक पदार्थ प्राप्त हो गए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सभी ये कहाँ से प्राप्त हुआ, है ना, इनके शरीर से, इनके मृत शरीर से ना। तो अपघटन ने इसको अपघटित कर दिया, जितने भी अपघटन करता जो होते हैं जीवाणु, कवक, है ना, और यहाँ जीवाणु है, इनने अपघटित कर दिया। अपघटित करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि ये पोषण स्तर, ये पौधों ने क्या इसे जाइलम उत्तकों के द्वारा क्या इसमें अवशोषित करने के बाद प्रकाश संश्लेषण यानी सूर्य के प्रकाश में फिर से वो भोजन बना लेते हैं। ये क्रिया निरंतर चलता है, ये स्तर है ना, एक लेवल है इनका। तो ये इसी को हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला, है ना। प्रकृति में उपस्थित जितने भी पारितंत्र है, पारितंत्र में पाए जाने वाले जितने भी जीवधारी होते हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं एक दो, है ना, प्रत्येक जीवधारियों से क्या एक दूसरे से क्या होते हैं, है ना, संबंधित होते हैं। इसी को हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या है, अब संबंधित होते हैं। इस प्रकार एक पोषण एक प्रकार का स्तर बनाएगा, क्या बनाएगा, वो एक लेवल बनाएगा। भोजन यानी पोषण, भोजन का स्तर बनाएगा, यानी भोजन का लेवल बनाएगा वो। तो ये इसी स्तर को हम इसी प्रकार ये स्तर जो हमें दिखाई देता है, एक प्रकार की श्रृंखला है, चेन है ना, जैसे हम हैं, है ना, आने वाले हम पर कौन निर्भर हो सकते हैं, जैसे जनन कहते हैं ना, जनन रिप्रोडक्शन, ये चेन है ना, श्रृंखला है ना, निरंतर संततियों में निरंतर बनाने की क्रिया को हम जनन कहते हैं। जनन निरंतर चल ही रहा है, तो ये श्रृंखला बाई श्रृंखला आने वाली पीढ़ी इस प्रकार चलता रहा, ये श्रृंखला है ये भी। तो इसी प्रकार इसमें भी वैसा का वैसे ही है ना, ये बात है। आए समझ में खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला बताते समय तुम्हें याद रखना, ये एग्जाम इसमें आएगा, जिसमें वन परितंत्र को बना के बताना है। तुम्हें इस भले नाम लिख दो कि जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के वर्ष में इनकी जो दिशाएं, डायरेक्शन इस प्रकार बता देना, है ना, और ये बकरी, शेर और ये मानव इस प्रकार से बना सकते हैं, है ना। फिर घास का परितंत्र बना, ये घास का परितंत्र है ना, यानी ग्रासलैंड इकोसिस्टम है यहाँ पर। तो ये इकोसिस्टम में भी देखो, यहाँ पर भी वही बातें हैं कि यहाँ सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्या है, यानी घास जो होते हैं वो अपना भोजन बना रहे हैं, और इनको क्या है एक टिड्डे के द्वारा इसका सेवन किया जा रहा है ना, है ना, इनका क्या है, इसका सेवन क्या। फिर यहाँ पर मेढक है ना, मेढक है, फिर यहाँ पर है फिर सांप, और फिर बाज। ये पोषण स्तर चल रहा है, ये पोषण स्तर एक ही दिशा में, क्या है, पोषण स्तर क्या है, एक ही दिशा में, ये भी। तो ये इनका इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारे पास जो इक्वाटिक है ना, यानी हम जिसके जितने भी हमारे पास टेरेस्ट्रियल क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है, क्या है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब स्थलीय परितंत्र, क्या है, स्थलीय परितंत्र, है ना। स्थलीय परितंत्र में जो है ना पोषण स्तर हमेशा एक ही दिशा में होता है। स्थलीय परितंत्र में जितनी पोषण स्तर हमेशा क्या होता है, एक ही दिशा में होता है। अब स्थलीय परितंत्र हो सकता है, और दूसरा है ना, और दूसरा एक्वाटिक भी होगा, एक ही दिशा में सब होते हैं ये, है ना। और कौन सा, एक्वाटिक, एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये इनमें भी वही बात है। एक्वाटिक मतलब जलीय परितंत्र, है ना, इनमें भी एक ही दिशा में होता है। देखो यहाँ पर देखो, ये हमारे पास कुछ सवाल है, ये कौन सा किसका परितंत्र, ये तालाब का परितंत्र है। तालाब मीन्स क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ, हैं? है ना, ये
तालाब मीन्स कहते हैं लेक इकोसिस्टम, पौंड है ना, लेक में झील होता है ना। तो तालाब के परिसर में देखो कि हमारे पास जो सबसे जो सूक्ष्म जीव है ना, यानी उत्पादक के रूप में यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर उत्पादक के रूप में जैसे हमारे पास घास है, और वन परितंत्र में देखो उत्पादक यहाँ पर प्रोड्यूसर कौन है, यहाँ पर हमारे पास घासें हैं, है ना। यहाँ पर वन परितंत्र में एक छोटा सा पौधा है, और घास के परितंत्र में हमारे पास उत्पादक घास है, क्या है, घास है ना। और यहाँ तालाब के परितंत्र में उत्पादक है, उत्पादक नहीं है, प्रोड्यूसर कौन है यहाँ पर, है ना, प्रोड्यूसर यहाँ पर कौन है, शैवाल, क्या है, शैवालें हैं। अब ये शैवाल क्या है, सूर्य के प्रकाश में, है ना, सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्या है ना, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, है ना। इसका मतलब इस शैवालों में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल, क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल, है ना। अब ये इनमें तो पाए जाते हैं, हरे पौधे जितने भी होते हैं सब उनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, है ना। अब ये शैवालों को कौन खाते हैं, जलीय पिस्सू, क्या खाते हैं ये, जलीय पिस्सू। और इन जलीय पिस्सुओं का सेवन कौन करते हैं, छोटी मछलियाँ, कौन करते हैं, छोटी मछलियाँ, है ना। अब इन छोटी मछलियों का सेवन कौन करते हैं भाई, बड़ी मछलियाँ। और बड़ी मछलियों का सेवन देखो आप मालूम है, बाज, सारा से गिद्ध मछलियों को सभी खा लेते हैं वैसे तो, है कि नहीं। तो ये इनका भी पोषण स्तर क्या एक लेवल से चल रहा है, ये भी, है ना, इस प्रकार से ये लेवल चलते रहा है। तो ये भी एक ही दिशा में है, क्या है, ये भी एक दिशा में, है ना। तो यहाँ पर देखो ये उपभोक्ताएं हैं, हम इनको मालूम, ये जो हमारे पास जो शैवाल होते हैं ये उत्पादक है, उत्पादक रूप में हमारे पास क्या यहाँ पर, अब ये पता होना चाहिए ये क्या है, प्रोड्यूसर है ना। और ये हमारे पास ये जलीय पिस्सू यहाँ पर क्या प्राथमिक उपभोक्ता, क्या है ना, पी लिख देते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। और दूसरा है ना सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना। और थर्ड में है ना टर्सरी कंज्यूमर, ये। और फोर्थ में लिख सकते हैं कौन, फोर्थ में हमारे पास क्या है, यहाँ पर किस दिया है, बात दिया है ना। ये हर समझ में ये। तो ये खाद्य स्तर, ये हम क्या देख रहे हैं, ये खाद्य श्रृंखला। तो ये बस समझ में आया, एक ही दिशा में सभी का रहता है ना। तो प्रकृति में उपस्थित जितने भी परितंत्र होते हैं, उन परितंत्र में पाए जाने वाले जितने भी जीवधारी होते हैं, वो क्या है, वो परितंत्र में पाए जाने वाले प्रत्येक जीवधारियों से एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। आज समझ में, तो इसी को बोलते हैं हम खाद्य श्रृंखला। क्या बोलते हैं इसको, खाद्य श्रृंखला, है ना। तो खाद्य श्रृंखला, हम पोषण स्तर दो प्रकार के होते हैं, हमने खाद्य श्रृंखला पढ़ा। अब दूसरा देख रहे हैं हम खाद्य जाल, क्या है, खाद्य जाल मीन्स क्या होता है भाई, वेव, फूड वेव, क्या है, वेव। आज समझ में। अब खाद्य जाल क्या है, देखो अब यहाँ समझो खाद्य जाल क्या है। अब मैं खाद्य जाल का मीन्स ये होता है कि भाई हम जो जितने पारिस्थितिक तंत्र होंगे हमारे पास, देखो ये वन परितंत्र है, वन परितंत्र, ये घास परितंत्र है, ये क्या है, तालाब का परितंत्र, है ना। अब ये बताओ तालाब का परितंत्र है, ये क्या जरूरी है कि टिड्डा को मेढक ही खाएगा, जरूरी है क्या कि टिड्डा को मेढक खाए, टिड्डा को और चिड़िया भी खा सकते हैं, आज समझ में। तो चिड़िया, अब चिड़िया भी खा सकते हैं इसमें, है ना। तो चिड़िया किस वन परितंत्र के अंतर्गत आते हैं, चिड़िया पेड़ पौधे के फल खा लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चिड़िया बना लेते हैं, इस प्रकार बना दे, ये है ना। देखो आज समझ में ये, तो ये टिड्डे को चिड़िया भी खा सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारे यहाँ बाज, ये सारस बगुले, उन भी खा सकते हैं, इसको जरूर थोड़ी है ये। तो यहाँ देखो वन परितंत्र यहाँ पर, और हमारे पास जैसे और भी देखो ये मछलियाँ हैं, क्या मछलियों को जरूरी है क्या बाज और सारस और गिद्धी खाए, है ना। ये किस में आ रहा है ये, है ना। ये जो मछलियां हैं ये जरूरी है कि बाज, सारस और गिद्धी खाएं इसको। देखो ये हमारे पास तालाब का परितंत्र है। अब ये तालाब का परितंत्र है, और तालाब के परितंत्र में पाए जाने वाले जीवधारियों को क्या है, वन परितंत्र के अंतर्गत पाए जाने वाले जीवधारियों को खाता है कौन, इंसान। आर समझ में।
यानी ये वाले जो वन पारितंत्र के अंतर्गत पाए जाने वाले जो जीवधारू है वो दूसरे पारितंत्र के क्या है ना, दूसरे पारितंत्र में पाए जाने वाले जीवधारियों को क्या है, भक्षण कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। आज समझ में। और यहाँ पर देखो क्या सांप, जरूरी है क्या इस सांप को क्या गिद्ध ही खाए, यहाँ पर वही बात है, यहाँ पर इंसान भी खा लेते हैं, पहले समय खा रहे हैं, है ना। मालूम है किसी को चीन चाइना में चले, अमेरिका में देखा हूँ, क्यों नहीं खा रहे हैं, है कि नहीं। जरूरी है कि ये है। तो ये अब वन पारितंत्र का जो हमारे पास वन पारितंत्र है, वन पारितंत्र में देखो वन पारितंत्र में पाए जाने वाला जीव क्या है, घास पारितंत्र में पाए जाने वाले जीवधारियों का भक्षण कर रहे हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हैं ना। अब बकरियों को देखो, जरूरी है बकरी को शेर ही खाए, तो सांप भी खा रहा है, और ये पारितंत्र ही तो सही, यानी बकरियों को से है ना, शेर खा रहा है तो शेर को इंसान भी खा सकता है, तो ये एक दूसरे से जुड़े हैं। ये तो उसी पारितंत्र की बात है ना। और यहाँ पर भी देखो शेर क्या मछली नहीं खा सकते क्या, शेर मछलियाँ नहीं खा सकते क्या, बिल्कुल खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते। अब ये मेढक को क्या सांप ही खाते हैं क्या, सांप ही खाते हैं क्या भैया। मेढक को भैया यहाँ पर जिस है ना, ये मिर्जा ये बाज और ये जो सारस जो गिद्ध मछलियाँ हैं, है ना, गिद्ध बाज सारस और गिद्ध ये क्या है, सब सांप को खा सकता है, ये सभी को खा सकता है वो, है ना आसन में। तो इन सभी का संगठित रूप हमें क्या है, इस खाद्य जाल में बनाना होगा। तो जब तुम बनाओगे जिसमें, तो इन सभी का एक संगठित रूप बना लेना, है ना। तो उसमें सभी तो हम क्या करें, इसमें खाद्य जाल क्या है, यानी फूड वेब क्या है, तो क्या है, यानी प्रकृति में, है ना, हमें पता है कि प्रकृति में विभिन्न प्रकार के पारितंत्र पाए जाते हैं, है ना। क्या है, प्रकृति में विभिन्न प्रकार के पारितंत्र पाए जाते हैं, है ना। और प्रत्येक पारितंत्र के जीव क्या है, और प्रत्येक पारितंत्र के जीव, है ना, और प्रत्येक पारितंत्र के जीव कहीं न कहीं एक दूसरे से क्या होते हैं, है ना। प्रत्येक पारितंत्र के जीव, है ना, कहीं न कहीं दूसरे पारितंत्र के जीव के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, है ना। दूसरे पारितंत्र के, है ना, दूसरे पारितंत्र के जीव के साथ क्या है, यानी जीवधारियों के साथ क्या है, जुड़े होते हैं, है ना, रिलेशनशिप होते हैं, उनका संबंध होता है ना। तो वो क्या करते हैं, एक जाल का रूप लेते हैं, एक जाल बनाते हैं, एक जाल बनाते हैं, उसी, है ना, उसी जाल को हम क्या होते हैं, खाद्य जाल कहते हैं, यानी पोषण स्तर के आधार पर। अपने पोषण, देखो मैंने क्या बोला कि प्रकृति में क्या बहुत सारे यानी पारितंत्र पाए जाते हैं, उस पारितंत्र में पाए जाने वाले क्या है, प्रत्येक पारितंत्र में पाए जाने वाले जो जीवधारी है वो दूसरे पारितंत्र के जीवधारी से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार जब जुड़े रहते हैं तो वो पोषण स्तर के आधार पर एक जाल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, जाल का। अब मैंने जाल जैसे मैंने बताया, अब देखो यहाँ पर ये मेढक है, क्या है, मेढक है यहाँ पर। अब मेढक को कौन कौन खा सकते हैं भाई, क्यों, मेढक को यहाँ पर एक बाज भी खा सकता है, खा सकते हैं ना बाज, वैकल्पिक रूप है ना, वैकल्पिक है, क्या है ये, वैकल्पिक रूप है। देखो सांप किस किस को खा सकता है ना, सांप मेढक को भी खा सकता है, किसको, मेढक को भी। अब ये मेढक को भी खा सकता है, तो सांप क्या टिड्डे को नहीं खा सकते क्या, खा सकता ना, खा सकते हैं बिल्कुल। और ये दोनों को कौन खा सकता है ना, इन दोनों को यहाँ पर ये बाज खा सकता है, आर समझ में, ये दोनों खा सकता है। और क्या है, और ये घासे है ना, ये जो घास है, ये घासों कौन कौन सकता है, मानव खा सकते हैं, खा सकते हैं ना, क्यों नहीं खा सकते भाई, आर समझ में, ये घास खा सकते हैं, इसमें क्यों नहीं खा सकते। और ये चिड़िया, देखो ये घासों को एक चिड़िया नहीं खा सकते क्या, खा सकते हैं। और ये पौधों में पाए जाने वाले फल इंसान भी खाते हैं, है ना, इंसान भी खाते हैं ना। और ये जो हमारे पास जो इनमें जो चिड़िया जो बीजों का सेवन करते हैं ना, बीज खाते हैं ना चिड़िया, तो ये इनमें जो भी फल फ्रूट जो भी ये सब कौन खाती है, चिड़िया भी खा सकते हैं, है ना। और क्या है, और ये जो सेवाल ये जो दिया है, क्या ये सेवालों को क्या इंसान नहीं खा सकते क्या, खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, है ना। सेवाल कोई यहाँ पर कीड़े मकोड़े थोड़ी है ना, और वैसे कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं, क्यों नहीं खाते, तो खा लेते हैं, है कि नहीं। और यहाँ पर देखो, तो ये प्रकार समझ में आया, एक दूसरे की जाल दिखाई दे रहा है, ये एक दूसरे कनेक्टेड ना, ये जो जब मैंने एक दूसरे से जोड़ा है, ये एक प्रकार की जाल है, क्या है, तो ये पोषण स्तर के आधार पर, यानी देखो प्रत्येक पारितंत्र क्या है, प्रत्येक पारितंत्र में पाए जाने वाले जीवधारियों क्या है, दूसरे पारितंत्र के जीवधारियों के साथ क्या है, पोषण स्तर के आधार पर, यानी भोजन के आधार पर क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। अब इनके जुड़े रहने से क्या होता है कि ये एक प्रकार के एक जाल का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, एक जाल बनाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं खाद्य जाल, क्या बोलते हैं इसी को, खाद्य जाल। बात समझ में आ गया, है ना। अब देखो,
अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर इनकी संख्या हमें पता होना चाहिए। क्या है इनकी संख्या, देखो आपके कि भाई उत्पादक की संख्या कितनी है, और हमारे पास जो लास्ट में जो अपघटन करता रहता है ना, लास्ट में अपघटन करता, या लास्ट जो यानी हमारे टर्सरी जो है ना कंज्यूमर होते हैं, यानी द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, उनकी संख्या के आधार पर यहाँ पर हम कुछ चित्रों के माध्यम से क्या है, चित्रों के माध्यम से उनको बताते हैं कि हमारे घास परितंत्र में जो उत्पादक की संख्या कितनी है और तृतीयक उपभोक्ता की संख्या कितनी है, फिर वन परितंत्र में हमारे पास जो पौधे की जो संख्या कितनी है, और लास्ट में जो हमारा तृतीयक उपभोक्ता है उनकी संख्या कितनी है। तो इन संख्या को क्या है चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना, यानी चित्रों के माध्यम से बताना, इसी को बोलते हैं है ना पारिस्थितिक पिरामिड। क्या बोलते हैं उसको, पारिस्थितिक पिरामिड। आया समझ में? पारिस्थितिक पिरामिड पारिस्थितिक पिरामिड में यानी इकोलॉजिकल पिरामिड। क्या बोला मैंने कि प्रत्येक पारितंत्र में उपस्थित क्या है, प्रत्येक पारितंत्र में उपस्थित क्या है, उत्पादकों है ना, प्रत्येक पारितंत्र में उपस्थित उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं, इसमें एवं करना, उत्पादकों एवं है ना उपभोक्ताओं है ना, उपभोक्ताओं तथा है ना उपभोक्ताओं, इसमें उपभोक्ता है ना, उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या तथा उनके जीवभार, तो क्या है, तथा उनके जीवभार एवं उनमें संचित ऊर्जा है ना, उनमें संचित ऊर्जा है ना, संचित ऊर्जा मीन्स क्या होता है, एनर्जी कंटेंट। जीवभार मीन्स होता है बायोमास, क्या होता है, बायोमास है ना, संचित ऊर्जा मतलब क्या होता है, एनर्जी कंटेंट। क्या है, क्या बोले, प्रत्येक पारितंत्र में उपस्थित उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या मतलब जीवों की संख्या है ना, क्या बोले इसमें, उत्पादकों यहाँ है ना, उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या मतलब वो जीव जितने में उनकी संख्या है ना, उपभोक्ता बने भोजन भक्षण करने वाले है ना, उपभोग करने वाले। तो प्रत्येक पारितंत्र में उपस्थित उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या तथा उनके जीवभार यानी उनका वजन कितना है, एवं उनके उनमें संचित ऊर्जा, उनमें कितनी ऊर्जा है ना, क्या बोले इसमें, इन सभी को क्या है एक चित्र के माध्यम से है ना, एक चित्र के माध्यम से बताना है ना, क्या कहलाती है भाई, पारिस्थितिक पिरामिड यानी इकोलॉजिकल पिरामिड। आया समझ में? हम ये चित्रों के माध्यम से बता रहा है कि नहीं? तो क्या बोले इसमें, पारिस्थितिक पिरामिड किसे बोलते हैं भाई, प्रत्येक पारितंत्र में उपस्थित उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या तथा उनमें है ना उनके जीवभार एवं उनमें संचित ऊर्जा को चित्र के माध्यम से बताना क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड यानी इकोलॉजिकल पिरामिड। कुछ समझ में आ रहा? ये अब देखो, अब इसमें इनके प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ये है ना, दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा, ये 3 प्रकार होते हैं। तो एक होता है जीव संख्या का पिरामिड, क्या है, जीव संख्या का पिरामिड है ना, जीव संख्या का पिरामिड। और दूसरा होता है जीव भार का पिरामिड, तीसरा होता है
संचित ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड है ना। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो जीव संख्या का पिरामिड देख रहे हैं अपन, क्या है, जीव संख्या का पिरामिड है ना। तो जीव संख्या का जीव संख्या का पिरामिड किसे कहते हैं, है ना, जीव संख्या का पिरामिड किसे कहते हैं, है ना, कि किसी पारितंत्र में, है ना, जो पारितंत्र हम कह सकते हैं कि जो पारितंत्र क्या है ना, जीव संख्या का पिरामिड को दर्शाती है ना, जीव संख्या के पिरामिड को क्या है, चित्रों के माध्यम से बताती है, उसको बोलते हैं जीव संख्या का पिरामिड। जो पारितंत्र क्या है, जो पारितंत्र है ना, जो पारितंत्र जीवधारियों की संख्या को क्या है ना, चित्रों के माध्यम से बताता है, उसको बोलते हैं जीव संख्या का पिरामिड। कुछ समझ में आ रहा है? जीव संख्या पिरामिड किसे बोलते हैं, है ना, जो पारितंत्र क्या है, जो पारितंत्र चित्रों की मदद से, है ना, जो पारितंत्र जीवों की संख्या को, जो पारितंत्र जीवों की संख्या को चित्रों के माध्यम से बताता है, उसको बोलते हैं जीव संख्या का पिरामिड। आज समझ में, फिंगर्स के द्वारा बताते हैं ना। इसमें हमारे पास देखो यहाँ पर ये फिगर्स बना हुआ है ना, फिर ये चित्र बना है ना, यहाँ पर डायग्राम बना है। तो ये चित्रों के में देखो, यहाँ पर समझो। अब यहाँ पर हमारे पास जो जीव संख्या में देखो, हमारे पास जितने भी उत्पादक होते हैं, क्या है, जितने भी उत्पादक होते हैं, उस उत्पादक की जो संख्या क्या होती है, अधिक होती है। हमेशा याद रखना, उत्पादक की जो संख्या क्या होती है, हमेशा अधिक होती है। और हमारे उत्पादकों की संख्या अधिक होती है, और लास्ट में जो इनमें उपभोग करने वालों की संख्या क्या होते हैं, इनके स्तरों के आधार पर क्या होते हैं, कम होते जाते हैं। असल में जैसे हमारे पास पेड़ पौधे अधिक है, पेड़ पौधों को खाने वाले बकरियों की संख्या कम है, बकरियों को, है ना, बकरियों को खाने वाले शेरों की संख्या कम है ना, और शेरों की संख्या यहाँ पर देखो, ये मानव है, मानव के तो वैसे रही है। असल में कहीं का मगर जहाँ हमारे शेर क्या विलुप्त होने कगार पर आ गए, है कि नहीं। मगर एक समय था कि शेरों की संख्या अधिक था इसमें, है ना, मगर अभी अधिक हो रहा कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मतलब नष्ट हो रहा कि बढ़ रहा है ना। तो देखो यहाँ पर भी देखो, ये घास परितंत्र में देखो, यहाँ समझो, ये घास परितंत्र में देखो, यहाँ पर जो हमारे पास उत्पादक है, क्या है, उत्पादक, यहाँ पर घास अधिक है ना, टिड्डे की संख्या कम है, मेढक की संख्या कम है, और मेढ फिर उसके बाद सांप की संख्या भी कम, और बाज का कम। हर समझ में, ये बात समझ में आ रहा, यानी हमारे पास ये पारितंत्र है, पारितंत्रों में जो हमारे पास जो उत्पादक होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है, और इनके उपभोग करने वाले जितने भी जीवधारियों की संख्या क्या होती है, कम होती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिखा दे रहा है ना, तो ये चित्रों के माध्यम से बता रहा है, यहाँ पर क्या है, चित्रों के माध्यम से बताना है ना। यानी इस जो हमारे पास घास परितंत्र है, इस घास परितंत्र में देखो, यहाँ पर जितने भी उपभोक्ता होते हैं या उत्पादक है, इनमें इनको के चित्रों के द्वारा हम बता रहे हैं। तो चित्रों के द्वारा बताने वाली जो परितंत्र को, यानी हमारे पास जो है ना परितंत्र को, जो परितंत्र क्या है, चित्रों के माध्यम से क्या है, उसमें उपस्थित जीव संख्या को क्या बताती है, उसका हम बोलते हैं जीव संख्या का पिरामिड। आज समझ में। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखो, है ना, यहाँ पर शैवालों की संख्या अधिक है ना, शैवालों की संख्या क्या, तालाब के परितंत्र में शैवालों की संख्या अधिक है। फिर शैवालों पर निर्भर रहने वाले, यानी भोजन पर, उनमें अपने भोजन पर निर्भर रहने वाले क्या है, जलीय पिशों की संख्या कम है, फिर उस पर मछलियों की संख्या कम है, और उस पर बड़ी मछलियों की संख्या कम है, और लास्ट में फिर बाजों की संख्या कम है ना। ये चित्रों के माध्यम से बता रहा है। तो ऐसे क्या, इसीलिए कहा गया जो परितंत्र क्या है ना, जीवधारियों की संख्या को क्या है, जीव संख्या है ना, जीवधारियों की संख्या को चित्रों के माध्यम से है ना बताती है, उसको क्या बोलते हैं, जीव संख्या का पिरामिड, है ना। और जीव संख्या का जो पिरामिड क्या है, वो हमेशा क्या है, सीधा। बात समझ में आ गया यहाँ पर क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये जो जीव संख्या का जो पिरामिड है, वो क्या, जीव संख्या का पिरामिड सीधा या उल्टा हो सकता है। जीव संख्या का पिरामिड ऑब्जेक्ट कभी आ सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ना, हमेशा ये वही बता रहा हूँ, है ना। जो जीव संख्या का पिरामिड क्या हमेशा सीधा या उल्टा हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में आएंगे ना। तो तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ, है ना, घास परितंत्र में, है ना, ऊर्जा जीव संख्या का पिरामिड कैसा होता है। तुमसे पूछा जाएगा वन परितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड कैसा होता है ना। फिर तुमसे पूछा जाएगा तालाब के परितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड कैसा होता है। आज समझ में। तो इनमें क्या होता है, इनमें इनका जो जीव संख्या का पिरामिड तो क्या होता है, सीधा होता है। आज समझ में। मगर तालाब का, मगर इसमें से उल्टा परितंत्र कौन सा होगा, जैसे मैंने यहाँ पर देखो बताना पड़ेगा अपने को, है ना। देखो ये हमने एक पेड़ बनाया यहाँ पर, है ना, हाँ समझ में, पेड़ बनाए यहाँ पर। ये वृक्ष का, एक ट्री का इकोसिस्टम है। किसका, ये एक वृक्ष का इकोसिस्टम है, यानी यहाँ ट्री इकोसिस्टम है। यहाँ पर दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। ये ऐसा नहीं है क्या, जीव संख्या का पिरामिड हमारे पास सीधा, यहाँ पर क्या हो रहा है, सीधा और उल्टा होता है। तो उल्टा बता रहा हूं मैं ना, यहाँ पर कर देते हैं।
देखो उल्टा कैसे होता है, मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर मैंने देखो जीव संख्या का पिरामिड में हमने किस आधार पर बताया कि जो उत्पादक की जो संख्या क्या होती है, अधिक होती है, मगर उसको उपभोग करने वाले जितने भी हमारे जीवधारी होंगे उनकी संख्या कम। तो यहाँ पर देखो उसी के आधार पर देखना है। जैसे हमने यहाँ पर एक पेड़ बनाया, यहाँ पर पेड़ भी नहीं बन रहा, है ना, पेड़ है। अब पेड़ की संख्या सिर्फ एक है, क्या है, पेड़ की संख्या क्या है, सिर्फ एक है, मगर इसे खाने वाले चिड़ियों की संख्या अधिक है ना, पेड़ के फलों को। कुछ बात समझ में आया? ये आप इनको चिड़ियों को खाने वाला, क्यों चिड़ियों को खाने वाला, जैसे हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, है ना, इनके कीड़े मकोड़े, क्या है, कीड़े, मतलब यहाँ पर ये वृक्ष है ना, और यहाँ पर क्या है, चिड़िया है ना, चिड़िया है कि नहीं है। और चिड़ियों को वैसे कौन खाते हैं, इंसान खा लेते, मानव खा लेते कि नहीं खाते हैं, बहुत सारी चिड़ियों खा लेते हैं भाई, तोते को खा रहा, और क्या बहुत सारे खा लेते हैं इसमें, तो है ना। तो हम इसमें ये ना बनाते हो डायरेक्ट, हम क्या इसमें कीड़े मकोड़े बनाते हैं, क्या इसमें कीड़े मकोड़े को देख रहे हैं इसमें। तो कीड़े मकोड़े इस प्रकार कीड़े मकोड़े के रूप में अपघटन करता है, ये अपघटन करने वाले है कि नहीं। कीड़े मकोड़े विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, इस प्रकार से ये बना देते हैं, समझ लेना। ये याद है ना, समझ लेना आज समझ में। तो ये हमारे पास ये क्या है, ये वृक्ष का इकोसिस्टम है, किसका, ये वृक्ष का, यानी वृक्ष तो एक है मगर इस पर जो इसको खाने वाले चिड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है। वृक्ष तो एक है मगर इसको खाने वाले चिड़ियों की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है ना। फिर उसके बाद ये चिड़िया भी मर जाता है, उसको होने के बाद इसको कीड़े मकोड़े तो खा लेते कि नहीं। तो ये कीड़े मकोड़ों की संख्या बहुत ज्यादा होगा भाई, किसी चीज को एक कीड़े से तो कोई एक चिड़िया को खा नहीं सकता ना, उस चिड़िया को खाने के लिए बहुत सारे, है ना, यानी कीड़े मकोड़े की आवश्यकता पड़ेगा, बहुत सारे बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब ये जीव संख्या का पिरामिड उल्टा बना। आज समझ में ये उल्टा ही हुआ ना। ये हमारे जीव संख्या का पिरामिड की हमारे पास क्या होना चाहिए, उत्पादक है, उत्पादक यानी जो हमारे प्राथमिक उपभोक्ता है उसकी संख्या क्या, यानी उत्पादक की संख्या हमारे पास अधिक होना चाहिए। मगर हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास जो दिया है, यानी जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी स्थलीय परितंत्र के अंतर्गत देख रहे हैं, स्थलीय परितंत्र में वन परितंत्र, घास परितंत्र है, इन दोनों का जो पिरामिड तो सीधा बन रहा है, मगर स्थलीय परितंत्र के अंतर्गत एक पिरामिड और आता है, एक परितंत्रिक तंत्र और आता है, वो होता है वृक्ष का परितंत्र। ये वृक्ष परितंत्र में देखो उल्टा हो रहा है ना, यहाँ पर ये इसका जीव संख्या अधिक होना चाहिए था मगर यहाँ पर कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीव संख्या का पिरामिड यहाँ पर क्या हो रहा है ना, उल्टा। तुम्हारे डायग्राम इस प्रकार दिया होगा, है ना, देखा किसी ने, नहीं देखा, देख लेना। ये हर समझ में ये। और हमारे पास ये जितने भी वन परितंत्र और घास परितंत्र इसका दिया इस प्रकार से दिया रहेगा, ये देखो हर समझ में इस प्रकार से दिया रहेगा, हर समझ में ये। तो ये उल्टा बना ना, ये उल्टा बना ये, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सीधा है। तो ये बात समझ में आ गया ये तो इसी को बोलते जीव संख्या का पिरामिड। आए समझ में ये। अब जीवभार का पिरामिड क्या है ना, जो पारितंत्र क्या है, जो पारितंत्र क्या है कि जो पारितंत्र है ना, जीव संख्या को, यानी जीवधारियों को क्या है ना, जीवधारियों के भार को क्या है, जीवधारियों के भार को, जो पारितंत्र क्या है ना, जीवधारियों के भार को क्या है, चित्रों के माध्यम से बताता है, उसको बोलते हैं जीव भार का पिरामिड, उसे कहते हैं जीव भार का पिरामिड, है ना। जो पारितंत्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, विभिन्न प्रकार के पारितंत्र, जो पारितंत्र क्या है ना, जीवधारियों के भार को, यानी वजन को क्या एक चित्रों के माध्यम से बताता है, उसे बोलते हैं जीव भार का पिरामिड। आए समझ में। आप देखो तो ये सीधा या उल्टा हो सकता है ना। तुमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर एग्जैक्टली तुमसे ये पूछा जाए कि बताओ, है ना, कि वृक्ष के पारितंत्र यानी वृक्ष के यानी ट्री के इकोसिस्टम का, यानी हमारे पास तुमसे पूछा जाए कि जीव संख्या का पिरामिड उसका कैसा होगा,
वृक्ष के परितंत्र के मतलब जीव संख्या का पिरामिड कैसा होगा, तो कैसा बनेगा, उल्टा। और तुमसे पूछा जाए कि वन परितंत्र और घास का परितंत्र में जो जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा, वो सीधा। और यदि इससे ये पूछा जाए कि जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनता है ना, तुमसे ये पूछा जाए कि भैया इससे यानी स्थलीय परितंत्र में, किसमें, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनता है, स्थलीय परितंत्र। ये सब वन परितंत्र, घास परितंत्र, स्थलीय परितंत्र है ना। तो तुमसे पूछा जाएगा कि भाई यानी हमारे पास जो स्थलीय परितंत्र, किसमें, स्थलीय परितंत्र, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, हम ये चीज में पढ़ते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। तो तुमसे पूछा जाएगा स्थलीय परितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनता है, तो उसमें दोनों आ जाएगा, सीधा और उल्टा। कुछ बात समझ में आया, उसमें दोनों आ जाएगा, सीधा और उल्टा। तो यही बात है यहाँ पर। और अगर एग्जैक्टली तुमसे पूछा जाए, है ना, तुमसे एग्जैक्टली अगर पूछा जाए कि सीधा और उल्टा इसमें दोनों में से कोई सा, अगर इनमें से नाम वो कौन से परितंत्र अगर नाम पूछा जाए तो उसका देख लेना, है ना। तो वृक्ष में हमारे पास उल्टा आएगा, ध्यान रखना, आया समझ में। और अब यहाँ पर देखो, ये अब यहाँ पर ये जीव भार का पिरामिड देख रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, जो परितंत्र क्या है, जीवधारियों के भार को क्या चित्रों के माध्यम से बताता है, उसको बोलते हैं जीव भार का पिरामिड, है ना। अब देखो यहाँ पर जीव भार का पिरामिड। अब जीव भार का पिरामिड जितने भी हमारे पास जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, क्या है, इसको क्या बोलते हैं, स्थलीय इकोसिस्टम, क्या बोलते हैं, स्थलीय परितंत्र। क्या, स्थलीय परितंत्र। तो जीव भार का जो पिरामिड होता है स्थलीय परितंत्र में क्या होता है, हमेशा ये भी क्या है, एक ही दिशा में, है ना, ये क्या है, एक ही दिशा में होता है ना, और एक ही दिशा में होता है। इसमें देखो यहाँ पर यानी जीव भार का पिरामिड देखो, अब भार के आधार पर क्या बोलो, इसमें भार के आधार पर यहाँ देखो, भार के आधार पर देखो, यहाँ पर ये हमारा जो घास ज्यादा होंगे, क्या है, घास ज्यादा होंगे तो इसका भार भी अधिक होगा, घास यदि ज्यादा होंगे तो इसका भार भी अधिक होगा ना। तो अब यहाँ पर देखो, और यहाँ पर जो दिया है हमारा जो क्या है, टिड्डा, तो ये टिड्डा का पीरा जो हमारे पास इसका क्या होगा था, कम होगा, और इसका भी क्या होगा, कम होगा। ये इस प्रकार ये बता रहा है यहाँ पर, जैसे संख्या का देखो यहाँ पर इससे कम है ना, तो इसका भार तो कम ही होगा, ये हमारा साफ है। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, है ना, जैसे इसका बहुत ज़्यादा, इसका 1000 किलोग्राम कर दें, कितना, 1000 किलोग्राम कर दिए, 1000 किलोग्राम, है ना। अब इनको खाने वालों की संख्या के आधार पर कर दें इसमें, है ना, तो इनको खाने वालों की संख्या के आधार पर इसको कितना कर दें भाई, 500 किलोग्राम, है ना। इसको कितना कर दें, कितना कर, 250 किलोग्राम, है ना। इसको किलोग्राम, और बाज का क्या है, 50 किलोग्राम। इतने ज़्यादा तो नहीं होते, 7-10 किलोग्राम के समथिंग हो सकते हैं, इतना ज़्यादा थोड़ी होगा, है कि नहीं। और ये बाज खोप को 5 किलोग्राम का हो सकते हैं, ज़्यादा थोड़ी होगा, है कि नहीं। तो ये क्या चित्रों के माध्यम से बता रहा है, ये किसके माध्यम से बता रहा है, ये चित्रों के माध्यम से है। तो ये हम इसको इसी को बोलते हैं जीव भार का पिरामिड। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर यहाँ पर भी देखो, ये जो वन है हमारे पास, वन परितंत्र जो दिया है, वन परितंत्र में हमारे पौधों के अधिक होगा, है ना, और बकरियों का थोड़ा कम, फिर शेरों कम, और मानव का फिर कम, इस प्रकार का। तो वही है, तो ये भार को बता रहा है, किसको बता रहा है, ये भार यानी वजन कितना। अब यहाँ पर भी देखो, इसमें भी देखो, ये एक कंडीशन इसमें जो जीव भार का जो पिरामिड जो होता है ना, वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में तो सीधा होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होता है, वो तो सीधा होता है, मगर एक्वाटिक यानी हमारे पास कौन सा है ना, है ना, यानी जलीय परितंत्र में क्या है, जलीय परितंत्र में क्या होता है, इसका जो जीव संख्या का जो पिरामिड होता है उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा होता है। जीव संख्या का पिरामिड कैसा होता है, उल्टा होता है। अब देखो मैंने कैसे क्या बताया, अब यहाँ पर ये जो जीव भार का पिरामिड देखो, यहाँ जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, स्थलीय परितंत्र, जैसे वन परितंत्र, घास परितंत्र यहाँ दिया है, इसमें देखो इनका जो बिल्कुल फिक्स जा रहा है, लेवल बिल्कुल क्या है, सही जा रहा है इसमें, मगर यहाँ पर उल्टा हो रहा है। आज समझ में देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि तालाब के परितंत्र में, एक्वाटिक है ना, यहाँ एक्वाटिक इकोसिस्टम है, तो तालाब के परितंत्र में देखो ये शैवालों की जो हमारे पास जो भार होता है वो बहुत कम होता है, शैवालों का भार क्या होता है, बहुत कम होता है। और इसे खाने वाले है ना, इसे खाने वाले हमारे पास जलीय फिशों की संख्या क्या होती है, कम होती है, यानी भार क्या होता है, कम होता है। और इसे खाने वाले छोटे मछलियों का भार भी क्या होता है, कम होता है। और इसी से बड़ी मछलियां जैसे व्हेल मछलियां, बड़ी मछलियां जैसे व्हेल मछलियां, डॉल्फिन होता है,
तो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, तो इसमें उल्टा हो रहा है ना, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये उल्टा हो रहा है। इसका मतलब इसका जो पिरामिड कैसे बन रही है, भार हमें भार क्या करना था, हमें एक जैसे यहाँ घास का उत्पादक की जो भार अधिक होना चाहिए, तो लास्ट में जो यानी उत्पादक की संख्या यानी भार अधिक होना चाहिए, और लास्ट में उपभोक्ता की जो संख्या, लास्ट में जो तृतीयक उपभोक्ता है उसकी भार जो होता है कम होना चाहिए। आज समझ में, बिल्कुल सर्कला यही चल रहा है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यही चल रहा है, मगर यहाँ पर क्या है, एक्वाटिक में ये नहीं हो रहा है। यहाँ पर लास्ट वाले की जो यहाँ पर जो लास्ट जो है उसकी जो भार क्या होता है, अधिक हो रहा है ना। तो इसका मतलब इसका पिरामिड कैसे बनेगा, उल्टा। ये भी इसी प्रकार से बनेगा, इसका बनेगा तो ये इस प्रकार से बनेगा। ये आज समझ में, ये तुम्हारे उसमें ध्यान रखना, बना सम इस प्रकार से बनाना, इस प्रकार से भी इसमें है ना, ये पिरामिड में। तो ये बात समझ में आ गया, इनके भार के आधार पर है ना, तो याद रखना इसमें भी। तो इसी प्रकार जीव भार का पिरामिड भी क्या होता है, सीधा और उल्टा होता है। क्या होता है, सीधा और उल्टा होता है। ये भी कोई बात समझ में आया। तो अब यहां पर तुमसे पूछा जाएगा कि है ना, कि जो जीव भार का जो है ना, यानी स्थलीय एक्वाटिक इकोसिस्टम में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। एक्वाटिक इकोसिस्टम में जीव भार है ना, यानी जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, बायोमास का पिरामिड कैसा बनता है, कैसे बनता है बताओ, उल्टा। कैसे बनेगा, उल्टा। एक्वाटिक इकोसिस्टम में जीव भार का पिरामिड कैसा बनता है, उल्टा। बताना, जैसे तालाब मैंने क्या बताया, तालाब शैवाल में शैवाल की जो भार कम होता है, और इसका भक्षण उपभोग करने वाला जो तृतीयक उपभोक्ता यानी मछली जो उसकी संख्या क्या होती है। अब भार अधिक, वजन देखो यहाँ पर दिख रहा है इसमें, है ना, भार बहुत ज्यादा होता है इसमें। तो ये क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्वाटिक यानी जलीय पारितंत्र में जो जीव भार का पिरामिड क्या होता है, उल्टा बनता है। और अगर यानी जीव भार का पिरामिड यदि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पूछा जाए कि स्थलीय पारितंत्र में क्या है, जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, तो वन पारितंत्र, घास पारितंत्र दिया हुआ है। स्थलीय पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा, मतलब सीधे ही बनता है ना, सीधे ही। और बिल्कुल यहाँ पर देखो, सबसे दोनों में वन पारितंत्र, यहाँ पर क्या है, घास पारितंत्र, दोनों में यहाँ पर क्या है, इसका उत्पादक उसकी संख्या अधिक है, इसको भोग करने वाले की जो संख्या होते हैं यानी भार क्या होते हैं, कम होते हैं। आसान में ये तो वही बात है यहाँ पर। तो इस प्रकार यहाँ जीव भार का पिरामिड जो क्या होता है, सीधा और उल्टा होता है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे, अभी बताएं, बहुत कठिन नहीं है ना, उल्टा सीधा ये करना, बस थोड़ा समझ जाओगे तो आ जाएंगे। अब आते हैं संचित ऊर्जा का पिरामिड। क्या है, संचित ऊर्जा का पिरामिड। तो संचित ऊर्जा का पिरामिड है ना, तो क्या है, जो पारितंत्र क्या है, जो पारितंत्र जीवधारियों में संचित, जो पारितंत्र जीवधारियों में संचित है ना ऊर्जा को, है ना, जो पारितंत्र जीवधारियों में संचित ऊर्जा को बताती है ना, संचित ऊर्जा का पिरामिड के चित्रों के माध्यम से ना, जो पारितंत्र क्या है, जीवधारियों है ना में संचित, और जीवधारियों में संचित है ना, जीवधारियों के नहीं है ना, जीवधारियों में संचित ऊर्जा को चित्रों के माध्यम से बताती है, उसे बोलते हैं संचित ऊर्जा का पिरामिड। लिख लिए। तो जीवधारियों में जो ऊर्जा का जो जीवधारी यानी प्रत्येक पारितंत्र में क्या है, प्रत्येक पारितंत्र में जो क्या होता है, संचित ऊर्जा का पिरामिड, चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो या है ना एक्वाटिक इकोसिस्टम हो, स्थलीय पारितंत्र हो या जलीय पारितंत्र, इनका जो पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। क्या बनता है, इनका सीधा बनता है। क्या बनता है इनका, हमेशा सीधा, है ना। क्या बोले इसमें कि स्थलीय पारितंत्र या एक्वाटिक जलीय पारितंत्र है ना में संचित ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है। क्यों सीधा क्यों बनता है, देखो संचित ऊर्जा का आधार पर क्या है, संचित ऊर्जा का आधार। देखो एग्जाम्पल के लिए समझे, यहाँ पर हमने किसी देखो यहाँ इस बकरी का देखते हैं, यहाँ पर इस बकरी ने यहाँ पर क्या है, ये जो संचित ऊर्जा उसने कितना ले लिया है ना, इसने ले लिया है, जैसे यहाँ पर देखो सूर्य से इनने 100% एनर्जी ले लिया, किसने, पौधे ने। सूर्य से 100% एनर्जी ले लिया उसने, 100 किलोग्राम, अपन किलोग्राम जूल है ना, हम जो ऊर्जा को यानी कैलोरी में मापते ना, कैलोरी मापते हैं, तो 100 जूल लिया उसने। कितना लिया, 100% जूल ले लिया उसमें। 100% लेने के बाद यहाँ पर जो इसने ले लिया, अब इसने ले लिया, अब ये जो हमारे पास लेने के बाद 100% ये किसने जूल ले लिया इसने। अब लेने के बाद इसका भक्षण कौन करेगा, बकरी करेगा। तो बकरी कर लिया इसमें, तो बकरी ने इसमें, इससे क्या होता है, इसके जो फल फ्रूट जितने भी यहाँ पर इसने ले लिया, तो इसमें इसने 100% इसने ले लिया इसने भी, मगर इसमें कितना बचा,
है ना। यहाँ पर जो हमारे पास इतने कितना बचा 10% है ना। यहाँ पर 100% लेने के बाद इसके पास कितना बचेगा 10% बचेगा। यानी कहने के तात्पर्य है ना, कहने का तात्पर्य ये है कि जो ऊर्जा का जो हमारे किसी भी परितंत्र में जो संचित ऊर्जा का पिरामिड जो होता है, यानी संचित जो ऊर्जा है प्रत्येक जीवधारियों में हमेशा 10% ही मतलब क्या होते हैं, है ना, कितने 10% एनर्जी ही क्या स्थानांतरित होते रहते हैं, कितने 10% एनर्जी। हमने जैसे हमारे शरीर में क्या, हमने किसी फूड मटेरियल यानी हमारे किसी फल फ्रूट से हमने 100% एनर्जी लिया, कितने ले लिया 100%। अब हमें 100% जूल है हमारे पास, तो 90 हम में जो हमारे पास 90% है, बातें समझो यहाँ पर है ना, नहीं समझ में नहीं आने वाला है ना। जैसे हमने किसी हमारे पास क्या 100% जूल है, यानी एनर्जी हमारे पास 100% जूल एनर्जी जो एनर्जी है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम यदि किसी को एनर्जी देना हो, किसी को यदि एनर्जी देना हो तो वो 90% एनर्जी देगा, कितने है ना। अब 90% एनर्जी देने का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास जो हम जो कार्य करते हैं ना, वो जो कार्य करते हैं, जो भी हम भोजन खाते हैं ना, भोजन, तो भोजन करने के बाद हमारे पास जो एनर्जी जो शेष बचा रहता है वो 10% ही बचा रहता है। कितना बचा रहता है 10%, ओनली 10% है ना। हम जो कार्य करते हैं उसमें हमारी जो बाकी जो 90% जो एनर्जी है वो हमारे पास प्रत्येक हमारे जैविक क्रियाओं के द्वारा क्या होता है, नष्ट हो जाती है। आया समझ में, यानी हमारा जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, यानी 90% जैविक क्रियाओं के द्वारा क्या होता है, ये एनर्जी वह हो जाती, नष्ट हो जाती। उसी प्रकार तो हमारे शरीर में बचा कितना 10%। उसी प्रकार ये पौधे भी क्या है, जैसे 100% यहाँ पर जूल ले लिया उसमें, तो 100% लेने के बाद जो 90% जो एनर्जी वो अपने विभिन्न प्रकार के बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, जो प्रक्रिया होती है, जैविक क्रिया होती है, वो उसको नष्ट कर देते हैं, वो नष्ट हो जाती है, उनकी क्रिया होती है उनमें भी। तो उनमें बचा कितना 10%, कितना बचता है 10%। अब 10% इसने ले लिया, क्या है 10% ले लिया इसने। अब 10% के बाद भी इसमें अब 10% अपने आप इसने भले 10% लिया, कितना लिया 10%। अब 10% लेने के बाद अपने आप 100% हो गया ना, उसका 100% हो गया है ना। हम कैसे 100% एनर्जी मैंने ले लिया, तो 100% इसका देखो, इसने 10% एनर्जी लिया और इसमें इसने अपने आप को समझ लिया कि मुझे 100% एनर्जी मिल गया। तो 100% में से क्या है ना, इसमें 90% जो क्या है 90% एनर्जी वो व्यय हो जाता है इसके क्रिया करने पर। हम शरीर में ऐसा थोड़ी होता है कि हम जितने भोजन खा रहे हैं, जो भी भोजन कर रहे हैं, उससे पूरी एनर्जी हमारे शरीर में संचित नहीं होता ना, वो नष्ट हो जाता। हमारे कम काम कर लेते वो एनर्जी नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही बात आ रहा है कि हमारे पास जो 10% एनर्जी क्या होता है इसके संचित होगा। इसका मतलब बकरी ने यहाँ पर जो जीव है वो इसमें 100% एनर्जी संचित हो गया। अब 100% संचित होने के बाद क्या होगा, यदि हमारे पास जो शेर है जब इसको खाएगा, जब ये शेर इस बकरी को खाएगा, तो ये शेर में क्या है, सिर्फ 10% एनर्जी ही बकरी की शेष मतलब बचेगा। आज समझ में, ये जो शेर क्या है हमारे वजह देखो 100% इसने इसके पास है यहाँ पर, तो 100% 90% इसने सारी क्रियाओं, भोजन को चबाने में क्रिया कर लिया है ना, बहुत सारे अंदर की जो क्रियाओं के द्वारा शरीर चला, तो शरीर चलने से इसकी 90% एनर्जी वही हो गया, खत्म, खर्च हो गया ना। तो बचा कितने इसमें 10%, कितना बचा 10%। अब 10% एनर्जी इसने शेर ने ले लिया है ना। अब शेर ने ले लिया मतलब उसको 100% एनर्जी प्राप्त होगा। अब शेर भी ये चीज़ों को चबाते हैं, क्रिया करते रहते, उसमें भी दौड़ते भागते रहते, उसमें शरीर एनर्जी व्यय हो जाता है, तो 90% एनर्जी व्यय हो गया है ना, 90% एनर्जी व्यय होगा है ना। अब उसी प्रकार ये जब ये इंसानों के द्वारा किसी भी जीवधारियों को खाया जाएगा तो वो क्या है 10%, उसकी जो भी जीवधारी होगा उसमें 10% एनर्जी को क्या है जीवधारियों के द्वारा सेवन किया जाएगा। आज समझ बात। इस प्रकार इसी को 1949 में, इसी को 1942 में है ना, क्या है, इसी को 1942 में हमारे पास एक वैज्ञानिक है ना, क्या है लिंडमैन, क्या नाम उसका, लिंडमैन ने इसको क्या है 10% है ना, 10% नियम कहा, क्या है ना, 10% नियम कहा है ना। किसके आधार पर, पोषण आधार पर है ना। ये तुम्हारे क्वेश्चन पूछा जाएगा है ना कि लिंडमैन के 10% नियम को समझाइए है ना, लिंडमैन के 10% लॉ को समझाइए, यानी लिंडमैन का 10% नियम को समझाइए। तो 10% नियम ऐसे ही है कि जब कोई भी जीवधारी है ना, जब कोई भी जीवधारी क्या है किसी दूसरे जीवधारियों का सेवन करता है तो उस जीवधारियों से कितना एनर्जी लेता है, वो सिर्फ 10%, कितना लेता है 10%। फिर उससे भी लेगा वो भी 10% ही लेगा, क्योंकि प्रत्येक जीवधारी हम क्या है, हम जितनी भी ऊर्जा यानी एनर्जी को लेते हैं, जितनी भी कैलोरी ऊर्जा को लेते हैं, उन ऊर्जाओं क्या है हम 90% क्या हमारी शारीरिक क्रिया जैविक क्रियाओं में हम उसको नष्ट कर दें, हमारे शरीर में बचता कितना है 10%। तो वही 10% इसी को यहाँ पर 1942 में इसी को लिंडमैन का नियम कहा गया। लिंडमैन का नियम यानी 10% नियम कहा। बातें समझ में आ गया? यस सर। है ना। तो उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा, है कि नहीं। अब नहीं भी आया तो मैं क्या कर सकता हूँ, बंद कर दो।